हे गाइस, मैं अनुरुद्ध गोस्वामी अपने चैनल गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। इसके पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 11 या 12 तक मैंने डिस्कस कर दिया है और आज का बचा हुआ 6-7 क्वेश्चन यानी टोटल मैंने 20 क्वेश्चन को मैंने बताया था। तो आज मैं उसको डिस्कस करने वाला हूँ 5-6 क्वेश्चन को। तो जिन्होंने पिछले 2 वीडियो को नहीं देखा है वो जाकर उसे देख ले और चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके चैनल पर मिले। प्रश्न है कि लेखक ने न्याय सिकंदर किसे कहा है। लेखक ने सर विलियम जोन्स की तुलना सिकंदर से करते हुए उन्हें न्याय सिकंदर कहा है। 37 वर्ष की अवस्था में भारत आए थे। क्योंकि सर विलियम जोन्स की तुलना सिकंदर से इसीलिए करते हैं लेखक, क्योंकि जिस प्रकार सिकंदर जो है वह विश्व विजेता था, यूनान देश यानी ग्रीक देश का रहने वाला था, यूनान देश का रहने वाला था। वह एक आक्रमणकारी के तौर पर यहाँ पर भी आया था क्योंकि उसने लगभग विश्व को जीत लिया था और उसका उद्देश्य यह था कि वह भारत की तरफ भी उसने रुख किया और यहाँ के प्राचीन सभ्यताओं इत्यादि को भी जो वो लूट कर भी ले गया। और वह यह चाहता था कि उसने नहीं वो यह सोचता था कि जिस तरह से मैंने सभी जो है देशों को पराजित करके कर लिया उसी प्रकार उसने भारत की तरफ को रुख को अपनाया था। तो इस प्रकार वह एक विश्व विजेता भी था। तो वहीं और यहाँ सर विलियम जोन्स यहाँ भारत इसलिए आए थे क्योंकि उन्होंने यहाँ के प्राचीन सभ्यताओं को और यहाँ के संस्कृतियों को कहीं ना कहीं अपने देश इंग्लैंड में सुना था। तो इसी उद्देश्य को जो है अपनी जिज्ञासा को पूर्ति करने के लिए वह इंग्लैंड से यहाँ पर आए और जब वे आए थे तो वे मात्र उस समय 37 वर्ष के थे। तो यही कहना चाहते हैं कि सर विलियम जोन्स की तुलना सिकंदर से करते हुए उन्हें नया सिकंदर कहा। 37 वर्ष की अवस्था में जब सर विलियम जोन्स भारत आए थे तो भाव एवं कार्य की दृष्टि से ऐसा कहना अनुचित नहीं होगा, क्योंकि लेखक मैक्स मिलर की दृष्टि में सर विलियम जोन्स का कार्य साहसपूर्ण कष्टमय था। हाँ, वो यहाँ पर आए थे तो उन्हें कई जो है परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ा था, कई मुश्किल परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ा था। अतः अपने प्रिय जन्मभूमि को छोड़कर अलग देश की यात्रा पर वो निकला था, क्योंकि उसके जन्म कोई भी व्यक्ति का जन्मभूमि से अपना बहुत ज़्यादा प्यार होता है। वह जहाँ का निवासी होता है, जहाँ उसका जन्म भरण पोषण होता है, उस जन्मभूमि से उस व्यक्ति का जो है काफ़ी जुड़ा हुआ रहता है, यानी वो अपने माता के समान उसे जो है वो पूजनीय मानता है। तो ठीक उसी प्रकार इंग्लैंड जो है वह सर विलियम जोन्स के लिए माता के समान पूजनीय था। तो उसी प्रकार जो है वह भारत के दर्शन के लिए जा रहा है। सागर की लहरें, सूर्य के सागर से डूबना आदि दृश्य उसे जो है उत्साहित कर रहे थे, यानी एक्साइटेड कर रहे थे, पर वह अपने सपनों के साकार रूप देने के लिए ललायित था। ये बात भी सही, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं भारत के जो है विशाल सभ्यता और यहाँ के विशाल संस्कृतियों के बारे में अध्ययन किया होगा और अब कुछ और अध्ययन की दृष्टि से वह भारत की यात्रा कर रहा था। तो भारत के प्राचीन सभ्यता और संस्कृतियों को विश्व के सामने जो है वह उजागर करना चाहता था कि कैसे यह देश सोने की चिड़िया था और यहाँ की शासन की व्यवस्था क्या थी, यहाँ के प्राचीन सभ्यताओं में जो राजा लोग जो है कैसे शासन व्यवस्था में भाग लेते थे। तो इसलिए लेखक मैक्स मिलर कहते हैं कि जो है वो नया सिकंदर की भांति यहाँ पर आया था। बहादुर ने लेखक का घर क्यों छोड़ा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि जब बहादुर पर रिश्तेदारों द्वारा चोरी का आरोप लगाया जाता है तो बहादुर तो एक ईमानदार टाइप का आदमी था। जब मान लीजिए आप भी ईमानदार है, आप पर जो है जब चोरी का आरोप लगाया जाए तो आप भी उसे कदापि सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो आप समझें कि नहीं ये मुझे मार तो नहीं रहा है लेकिन उससे ज़्यादा भी कष्ट हमको दे रहा है। तो बहादुर भी कहीं ना कहीं एक ईमानदार व्यक्ति था और कर्मनिष्ठ व्यक्ति था। या कर्मनिष्ठ का मतलब होता है कि अपने कर्म को ही सर्वोपरि मानना। तो बहादुर का नाम दिल बहादुर भी इसी की वजह से जाना जाता था, क्योंकि वह कोई भी काम बड़े दिल से करता था। इसलिए जो है उसे दिल बहादुर के नाम से भी जो उसे सम्मानित किया गया है इस कहानी में, क्योंकि कहीं ना कहीं बहादुर के इर्द गिर्द ही जो है यह पूरे बहादुर कहानी जो है वो घूमता है। क्योंकि बहादुर तो एक नेपाली लड़का रहता है और अपने घर छोड़कर भागा हुआ रहता है। तो
तो यही बात है कि जब वो एक ईमानदार व्यक्ति उस पर जब चोरी का आरोप लगाया जाता है तो इससे बहादुर को काफ़ी कष्ट पहुंचता है। वो उसका मन भी जो है अब कामों में अच्छे तरह से नहीं लग पाता है। वो ये सोचता है कि मैं इतना अच्छा से काम करता हूँ फिर भी लेखक के परिवारजन मुझे बार बार कुछ न कुछ भला बुरा असभ्य बातें मुझसे करते ही रहते हैं। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक डर सा आ गया था। तो जो है वो सोचता है कि अब कहीं लेखक भी मुझे मार ना दे। तो इस वजह से जो है वो घर छोड़कर, डर के मारे घर छोड़कर जो है वह चला जाता है। तो सेम यहाँ पर भी लिखा हुआ है। मैंने इसको आपको कहानी के तौर पर समझाया क्योंकि बहादुर खुद ही कहानी ही है, तो मैंने इसे कहानी के तौर पर समझाया, इसे आप अच्छे से पढ़ ले। तो यही बात है जिससे वह काम में मन नहीं लगता था और उससे उदास रहने लगा और गलतियां भी अधिक करने लगा था। क्वेश्चन नंबर 15 है कि नाखून बजने का प्रश्न लेखक के सामने कैसे प्रस्तुत। चलिए इसको कहानी के तौर पर समझते हैं। यह कहानी लेखक के सामने प्रस्तुत होता है कि जब उनके छोटी सी बेटी जो है उनसे पूछती है कि ये नाखून क्यों बढ़ते हैं पापा, कि ये पापा ये नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो लेखक ने यहाँ जवाब देते हैं कि नाखून बढ़ना जो है हमारी प्राचीन सभ्यताओं में हमारे जो है रूप को, व्यक्तित्व को दिखाता है। क्योंकि जब हम लोग जो है प्राचीन समय में, आदि मानव के समय में थे, तो उस समय हमारा नाखून का कार्य यह था कि इससे जो है वो हम जंगली जानवरों से बचते थे। कहीं ना कहीं इसका उपयोग हम खाने बनाने में भी खाने जो है की वस्तुओं को ढूंढने में भी किया करते होंगे, या यूँ कहते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि जंगली जानवरों को मारने और उससे बचने के लिए भी जो हम इसका उपयोग करते थे। यानी यूँ कहे तो हम कह सकते हैं कि हम लोग आज से लाखों करोड़ों वर्ष पहले एक नख दंतावलंबी जीव के समान थे। तो कहीं ना कहीं यह जो है हमें नख दंतावलंबी मानव की तरह जो हमें एहसास दिलाते हैं। यानी जिसके पास नाखून अधिक हो गए तो उसके पास मानवता का गुण नहीं रहा, वह कहीं ना कहीं पशु रूपी गुण को धारण कर लिया। अतः जो है वह यहाँ लेखक कहते हैं कि नाखून बढ़ना जो है एक पशुता को दर्शाता है, अतः नाखून का त्याग देना ही हमारे लिए उचित होगा। तो इस प्रकार जो यहाँ आप दी हुई चीज़ों को पढ़ सकते हो। मैंने इसको कहानी के माध्यम से आपको बताया है। क्वेश्चन हमारा आज का चौथा है कि लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि नौकर रखना जरूरी हो गया। तो ये भी कहानी बहादुर कहानी से ही रिलेट करता है। उसी कहानी का ही एक पार्ट है कि लेखक जब शादी पर गए थे तो उन्होंने देखा था कि लेखक के सभी रिश्तेदार उनके भाभीियों के यहाँ नौकर हैं। तो जिसके वजह से उनके भाभियाँ जो है काम अच्छे से नहीं काम यूँ कहे तो काम करती ही नहीं थी, सारा काम वो नौकर से करवाती थी। ये बात लेखक उनके घर पर गए थे तब उन्होंने देखा था। तो ये जो है लेखक जब काम करके घर आते थे तो उनकी पत्नी उनसे सवाल ये पूछती थी कि जो है मैं दिन भर ये काम करती हूँ, मुझे काम अब करने में काफ़ी परेशानी हो रही है। लेखक से अपने मन की बातों वो करती थी। तो लेखक ने भी कहा कि मेरी पत्नी दिन रात काम किया करती है। अतः उनकी पत्नी उन्हें नौकर की अहमियत के बारे में समझाती कि आपके भाभी भैया के घर पर जब मैं गई थी तो आपने भी देखा होगा कि भाभी जो है चरपाइयाँ तोड़ती रहती थी और एक मालिक के समान वो रहती है, जबकि नौकर जो है उनके आगे पीछे इर्द गिर्द उन्हें खाना बनाकर खिलाता है, जैसे काम किया करता है। ऐसे हुआ होगा। तो जब भी वो लेखक काम करके घर पर वापस आते तो उनकी पत्नी जो है उन्हें इसके बारे में समझाती रहती थी। तो इस प्रकार लेखक ने कहीं ना कहीं ये सोचा कि नौकर रखने की नितांत आवश्यकता हमारे घर पर भी है। अतः जो है वो लेखक की चाह अतः जो है नौकर की चाह लेखक की भी हुई। अतः लेखक ने यह सोचा कि नौकर रखना वाकई में एक जरूरी बन गया है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया था। तो बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय तब आया था जब उनके गुरु अर्थात उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। देखिए यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि लेखक के पंडित बिरजू महाराज के गुरु कौन थे। तो उनके गुरु जो है उनके पिताजी थे, जबकि लेखक अपने सबसे बड़ा जबकि बिरजू महाराज अपना
सबसे बड़ा जज किसे मानते हैं, तो वे जो है अपनी माँ को सबसे बड़ा जज मानते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस को आप देख सकते हैं कि अपना सबसे बड़ा जज अपनी माँ को मानते थे और अपने गुरु किसे मानते थे, तो अपने पिताजी को। तो इस बात को आप लोग अच्छे से ध्यान, इसके बीच के अंतर को आप समझिएगा कि एग्जाम में आपसे पूछे तो आप लोग इसको गलती ना कर पाए। तो चलिए इसके आगे देखते हैं कि जब जो है पंडित बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु हो जाती है, तो उस समय पंडित बिरजू महाराज के घर की आर्थिक स्थिति भी काफ़ी खराब रहती है। उन्हें खाने पीने के लिए भी जैसे दिक्कत हो गए होते हैं। तो इस बीच में पिताजी की मृत्यु हो जाती है, तो उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते हैं कि उन्हें जो है नित्य क्रिया उनके जो है अंतिम संस्कार करा सके। तब उन्होंने 2 कार्यक्रम किए जिनसे उन्हें तकरीबन 500 रुपए की प्राप्ति होती है। और उन 500 रुपए से जो है वे जो अपने पिताजी का अंतिम संस्कार करते हैं, 10वां और 13वां करते हैं, और अपने निजी आवश्यकताओं की भी पूर्ति करते हैं। तो इस प्रकार जो है वो जो उन्होंने 2 प्रोग्राम भी किया था, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कितने प्रोग्राम किए हुए, तो 2, और उन 2 प्रोग्राम से कितने रुपए की प्राप्ति हुई, तो 500 रुपए की। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग याद रखेंगे। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है। तो हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में झुलसे हुए पत्थर है